नमस्कार, एनडीटीवी के YouTube लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशाल विवेक। और भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में आज से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। नई सरकार बनने जा रही है। नई सरकार का शपथ ग्रहण अब शुरू हो रहा है। बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री के रूप में अब शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई देशों के प्रतिनिधियों को निमंत्रण मिला है, जिसमें भारत भी शामिल है। और भारत की ओर से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि आज से बांग्लादेश में एक नए राजनीतिक युग की विशाल यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। जी, you rightly mentioned that Bangladesh is turning into a big upheaval at the moment. The fact that we have a new government in place already, because Tariq Rahman has just taken oath, and this is a decisive political page today that has been turned, and he has taken oath, as I mentioned earlier, marking a return of a powerful political dynasty to office. It's a historic first. Rahman becomes the first Bangladesh male PM in the last 32 years, the last 3 decades. The swearing-in ceremony in Dhaka has already been telecast. We are showing you the live pictures, and we'll get more details. We'll have more guests, and 13 nations have been invited to this big event, signaling regional and global significance of this big event that we've been trying to telecast. So Aditi, जैसा आपने बताया कि ये जो एक historic moment है अभी, तो आगे क्या होगा, ये आपका क्या opinion है अभी? बिल्कुल, और आगे क्या होगा इस पर पूरे देश की नजरें हमारी इसलिए क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है विशाल। और हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह के बांग्लादेश में हालात खड़े हुए थे, किस तरह से लगातार वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया। और इसके बाद जब तारिक अनवर वहां पर आए हैं, शेख हसीना की जो पार्टी है उनको चुनाव में मौका ही नहीं मिला, उन्हें चुनाव में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। ऐसे में अब तारिक अनवर जब आ रहे हैं तो सबकी नजर इस बात पर है कि किस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं, क्या उनमें एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। खासकर भारत के साथ जो संबंध है उन्हें सुधारने की दिशा में उनकी पहल किस तरह की होगी, क्योंकि 1991 के बाद अब पहली बार है जब एक पुरुष प्रधानमंत्री जो है वो बांग्लादेश को मिलने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह जिस तरह से बता रहे हैं विशाल की यहाँ पर हो चुका है। बंग भवन की बजाय संसद भवन का जो साउथ प्लाजा है वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो अब तक जो पुरानी परंपरा थी विशाल, उससे भी कुछ अलग हटकर ये लोग जा रहे हैं। और साउथ प्लाजा जो है वहां पर बताया जा रहा है काफी रौनक है। 2 दशकों के बाद बीएनपी जो है वो सत्ता में वापसी कर रही है। That's right, and there are several questions that still need to be answered. The first one, of course, is can Rahman bridge the deep political divisions inside Bangladesh? ये बहुत बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश के अंदर जो इतने सारे डिविजन्स हैं, क्या रहमान जो अभी आए हैं बांग्लादेश में 17 साल के बाद, क्या वो उस पॉलिटिकल डिवाइड को कॉन्कर कर पाएंगे? तो अदिति, हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट्स भी लाइंड अप हैं जो कि हम बात करेंगे उसके बारे में। बट अभी हमारे पास ये विजुअल्स हैं जो आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही तारिक रहमान ने शपथ ली है। इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट. So what we've witnessed in the last 1 or 2 years, ever since Sheikh Hasina was ousted from power, is the political change, political churn in Bangladesh. And this is another chapter in that churn. How it unfolds, that remains to be seen. But as I mentioned, there are several questions that need to be answered. And of course, Aditi and I will help you, decode whatever is going on in Bangladesh. बिल्कुल, तो आप तस्वीरें जो देख रहे हैं सीधी इस वक्त आप बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें देख रहे हैं। तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और जो बाकी के सांसद हैं वो भी यहाँ पर अब शपथ लेंगे एक एक करके। और वहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद यूनुस का जिस तरह का कार्यकाल रहा है उसके बाद अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से अब तारिक रहमान जो है उनके नेतृत्व में बांग्लादेश आगे बढ़ेगा। और खासकर भारत के साथ जो संबंध हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि तारिक रहमान जब चीन गए थे तब किस तरह के बयान उन्होंने दिए थे। खासकर 7 सिस्टर्स को लेकर विशाल हमने देखा था कि एक अलग तरह का बयान वो दे रहे थे। और इस सब के बीच में हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी का बांग्लादेश लिए चलते हैं आपको, जहां पर हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता मौजूद हैं। सौरभ, क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है? और सौरभ, एक नए अध्याय की बांग्लादेश में शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण समारोह जो है शुरू हो चुका है और तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनका शपथ हो गया है और साथ साथ उनके साथ जो मंत्री
बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, वो उनका भी शपथ हो गया है। अब जो शपथ होने वाला है वो जो जूनियर मंत्री है यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनका शपथ होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में यहाँ पे जो लोग हैं जिनकी उपस्थिति है उसमें भारत के लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं माननीय ओम बिरला जी, उनका भी उपस्थिति है। भूटान के प्रधानमंत्री श्रिंग टॉब्गे जी है और पाकिस्तान के मंत्री है, मालदीव्स के मंत्री है। बहुत सारे विदेश से आए हुए नेता जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल है। ये शपथ ग्रहण समारोह बांग्लादेश के जो साउथ पोर्टिको है पार्लियामेंट के, नेशनल पार्लियामेंट के, जातीय संसद के, वहाँ पे हो रहा है। और सारे मंत्री अभी एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। और यहाँ जो बांग्लादेश के पार्लियामेंट है यहाँ पे ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। अगर आपको इंटरेस्टिंग क्या नाम है इन मंत्रियों के ये बता दूं तो इसमें एक जो नाम है वो खलीलुर रहमान का नाम है। खलीलुर रहमान पिछले जो इंटरिम सरकार थे, इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। आपको याद होगा नवंबर महीने में वो दिल्ली भी आए थे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के लिए। और वो एकमात्र ऐसे सीनियर इंटरिम सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली गए हैं, दिल्ली विजिट किए हैं। भारत में उनका मीटिंग हुए हैं MEA के साथ, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ। और वो ऐसे बताया जा रहा है कि अब बांग्लादेश के विदेश मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये ज़रूर एक देखने वाली बात है। दो माइनॉरिटी ग्रुप से मंत्री है, एक जो रांगामाटी से MLA MP बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, और एक निताई चंद्र रॉय जो है, जो एक हिंदू समुदाय के एक बहुत ही जाने माने लॉयर भी है, BNP के वरिष्ठ नेता है और हिंदू समुदाय से है, वो भी मंत्री बने हैं। और मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि कौन कौन इसमें मंत्री पद में शपथ ले रहे हैं। लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है यहाँ पे। अब जूनियर मंत्री जो है उनका शपथ हो रहा है इस वक्त। और मंत्रियों का लिस्ट जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें एक मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस और यूथ है। और मंत्रियों का जो नाम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे एक्सपेक्टेड नाम थे कुछ वैसे नहीं हुआ है, जो शामिल नहीं हुए हैं कैबिनेट में। कुछ नए नाम जो है वो शामिल हुए हैं। खलीलुर रहमान का नाम ज़रूर एक बड़ा नाम है जो इसमें ये हुए हैं। और तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वां प्रधानमंत्री बन चुके हैं। शहाबुद्दीन चुप्पू जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति, उन्होंने ये ओथ सेरेमनी कंडक्ट किया है। तारिक रहमान को उन्होंने ओथ दिया है। 37 साल के बाद एक पुरुष प्रधानमंत्री मिल रहा है बांग्लादेश को। बिल्कुल। और आपको याद है कि पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों तक ये जो प्रधानमंत्री का पद शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया के बीच में डिवाइडेड थे, लेकिन अब एक 37 साल के बाद एक पुरुष प्रधानमंत्री मिले हैं बांग्लादेश को। बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ दो और मेहमान भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे अपने साथी हैं अर्जुन महेंद्रन, वो भी हैं, और साथ ही हमारे साथ आयनजीत सिंह हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। बांग्लादेश पे खासतौर से उनकी अच्छी पकड़ है। आयनजीत साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि तारिक रहमान के लिए ये सफ़र भले ही नया है, खुशियों भरा है, लेकिन चुनौतियाँ यहाँ पर उनके लिए कम नहीं होंगी क्योंकि अभी जिस हालत में उनको बांग्लादेश मिला है, बहुत नाजुक और कमज़ोर स्थिति से देश गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था की हालत बेहद ख़राब है, कानून व्यवस्था की हालत बेहद ख़राब है। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने होंगी? नमस्कार। मेरे ख्याल से सर्वप्रथम मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा कि जो अर्थनैतिक रूप से अगर देखा जाए बांग्लादेश का जो इस समय का स्थिति है, जो पिछले 18 महीने में यूनिस रेजिम के दौरान जिस तरीके से बांग्लादेश का अर्थनैतिक स्थिति जो है वो खराब की ओर चला गया था, वो उसका उस पर्टिकुलर चीज के लिए मेरे ख्याल से तारिक रहमान के ऊपर सर्वप्रथम एक बहुत बड़ा कार्य रहेगा इस चीज को किसी तरीके से ऑन ट्रैक लाने के लिए। और उसके बाद
मेरे ख्याल से ये जरूर है कि उन्होंने बांग्लादेश फर्स्ट करके एक ये पॉलिसी अपनाया है। लेकिन एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि दक्षिण एशिया में खास करके भारत पाकिस्तान के साथ जो अभी भारत उनका जो रिलेशन है भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ, ये याद रखते हुए कि यूनुस के रेजिम के अंडर भारत के साथ रिलेशन बांग्लादेश का बहुत ही खराब रहा, जबकि पाकिस्तान के साथ यूनुस ने बहुत अच्छा अपना रिलेशन बना लिया था। तो इस चीज को अगर हम देखें तो सर्वप्रथम एक बैलेंस उनको लाना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने कुछ कुछ स्टेप्स अपने तरफ से उठाने का प्रयत्न वो कर चुके हैं, और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे ख्याल से वो और भी स्टेप लेंगे कि भारत के साथ साथ जो है रिश्ते और मजबूती की तरफ आगे बढ़े। लेकिन हमें एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा, हम अगर थोड़े टाइम के लिए 25 साल पहले चले जाए, जब तारिक रहमान के माताजी बेगम खालिदा जिया जो अभी नहीं रहे दुनिया में, वो जब प्रधानमंत्री थे उस समय एक चीज हमेशा याद Yes, let's bring in Saurav, our colleague in Dhaka, and let's get some fresh perspective from there, because he's the one on the ground covering it for the last few, days. So Saurav, starting off, do you think Rahman is positioned well to, handle that pressure between military and civil, the whole infrastructure? Because in Bangladesh, this whole setup has played a big role in the past, because military, the Bangladeshi army does play a huge role in the overall setup. So what do you think will the current regime do to, strike a balance with the military component of the whole setup? In Bangladesh, this whole setup has played a big role in the past, because military, the Bangladeshi army does play a huge role in the overall setup. So what do you think will the current... Okay, I think we are having some audio trouble with our reporter there. So same question to you, sir, Anjit sir. So how do you think this whole setup will be managed in the new regime? How will Tariq Rahman handle the military-civil balance? Well, I think this is an interesting facet, because remember, from a civilian perspective, first of all, there are the two other groups, the NCP political party, which was formed following the July uprising, and then, of course, you have the Jamaat Islami. Now, these two political parties are already supported by various groups in Bangladesh, which are typically anti-India and has always chosen Pakistan as their first priority. From that perspective, I think it will be a big challenge for Tariq Rahman to try and balance that. And I think after 17 years staying in London, without even coming to Bangladesh even once, I think some sense must have drilled into him already by now. And I believe he's going to take a little different position in terms of having a much more friendlier relation with India going ahead. But at the same time, we need to be wary of the fact that we should not forget the way Dhaka in the early 2000 period had maintained relations with Beijing and Islamabad, and India had to draw two red lines. One was to do with curbing the support that they gave for the northeastern insurgents, and of course protecting the Hindu minorities. So those two red lines which India had drawn 25 years back, I think that needs to be kept in mind. And for Tariq Rahman, I think it is a big challenge, and we'll have to wait and see. It's more of a wait and watch policy, I would say. Okay, so that was a very good perspective that you just told us. But Aditi, जैसा हम अभी पिछले 7-8 दिनों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ से, तो अगले कुछ दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या सीन होगा वहाँ पर? क्योंकि जो वहाँ के जो एक बड़ी पार्टी है अवामी लीग, जो कि अभी पूरी तरह से है ही नहीं पूरे सिस्टम में ही, बिल्कुल, तो उनके साइड से क्या रिएक्शंस आ सकते हैं? यहाँ पर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, क्योंकि आवामी लीग की जो विचारधारा है उसको भी हमें देखना पड़ेगा, किस तरह से वो दक्षिणपंथी विचारधारा लिए हुए हैं। ऐसे में क्या वो आगे सरकार को कुछ समर्थन किस सेंस में कि आप देश की स्थिति को सुधारने में करते हुए नजर आएंगे, इस पर हमारी नज़र होगी। क्या उनका स्टैंड हो सकता है यहाँ पर, खासकर
वो मसले जिनको लेकर बांग्लादेश में हमेशा तनाव बना रहता है। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसको लेकर आएँ कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी क्या विचारधारा रही है, क्या वो बहुत ज़्यादा कट्टर सोच रखते हैं, इस सब पर हमारी नज़र रहेगी। और हम इसी सवाल को हम विशाल सौरभ के पास लिए चलते हैं। सौरभ बांग्लादेश में लगातार मौजूद हैं। सौरभ, आप वहाँ के अपडेट्स भी हमें देते रहें, क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है इस वक्त? तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आवामी लीग को लेकर यहाँ पर विशाल और हम चर्चा कर रहे थे कि उनका किस तरह का रिएक्शन रहेगा, क्या उनकी भूमिका आप देखते हैं आगे आने वाले दिनों में? देखिए, अभी अभी जो है शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुए हैं। जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, राष्ट्र संगीत है, आमार सोनार बांग्ला अमी तोमाय भालोबाशी, वही गाना का अभी जो राष्ट्र गीत है उसका वो वहाँ पे हो चुका है और इसके साथ शपथ ग्रहण समारोह में समाप्ति हुए है। अब एक कर्टसी मीटिंग है जो मिनिस्टर्स है और जो गेस्ट्स है उनके बीच में जो यहाँ पे होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान और बाकी जो मंत्रीगण है वो वहाँ से जो उनके कार्यालय है वहाँ पे जाएंगे। एक फॉर्मल टेकिंग चार्ज का एक सेरेमनी भी होता है, तो वो शायद आज ही होगा ऐसे बताया जा रहा है। अगर आपको मैं इस पूरा सेरेमनी में क्या क्या हुआ इसकी बात करूं तो इसमें देखिए फॉरेन पॉलिसी जो है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, आप देखिए किसको फॉरेन पॉलिसी के लिए चुना गया है। और ऐसे बताया जा रहा है जो इंटरिम सरकार के समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलीलुर रहमान, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, वही विदेश मंत्री बनने जा रहा है ऐसे बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक बांग्लादेश की तरफ से एक कंटिन्यूटी भी है, लेकिन जो नई रीसेट की बात है इसमें आप अगर देखें तो ज़रूर एक अच्छा रिश्ता आ सकता है, क्योंकि खलीलुर रहमान जो है आपको याद होगा नवंबर महीने में उन्होंने दिल्ली गए भी थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ मिले भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के उनके साथ मिले भी थे, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो हो रहा था उस वक्त वहाँ पे वो शामिल हुए थे। तो जो इंटरिम सरकार था उनके अगर कोई सीनियर मेंबर इन 18 महीनों में दिल्ली गए हैं तो वो खलीलुर रहमान है। तो ज़रूर एक कंटिन्यूटी के बाद जो हम कर रहे थे वो दिखाई देते हैं। अगर वो फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं तो खलीलुर रहमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं इंटरिम सरकार में, अब बताया जा रहा है कि वो फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और उनके डेप्यूटी जो है शमा उबायद शायद डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो भारत के लिए ये दोनों शख्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों के साथ ही जो बातचीत होना है ये सब होंगे, फॉरेन मिनिस्टर और डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर। तो ज़रूर इनके लिए भी एक बड़े दिन है, खलीलुर रहमान और शमा उबैद। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पल तो तारिक रहमान के लिए है जो 11वां प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, और 37 साल बाद बांग्लादेश में एक पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले कुछ दशकों में प्रधानमंत्री का पद अगर किसी के पास था तो वो या तो शेख हसीना जो अवामी लीग के थे, या तो बेगम खालिदा जिया जो बीएनपी के थे। और बेगम खालिदा जिया को याद होगा आपको, कुछ ही दिन पहले उनका देहांत हुआ था। और तारिक रहमान वापस आकर देश में उसके बाद उनके दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को नेतृत्व दिया और नेतृत्व देने के बाद पार्टी ने चुनाव जीता और आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हमारे साथ हम तस्वीरें भी यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं कि तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, वो बन चुके हैं। यहाँ पर अयनजीत सिंह, आपसे यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, नया नेतृत्व जो है उस टीम का पुराना जो राजनीतिक इतिहास है वो विवादों से जुड़ा रहा है। अगर विदेश नीति में बड़ा बदलाव हुआ तो असर सीधे भारत पर पड़ सकता है। खासकर हम अगर बॉर्डर की बात करें, सिक्योरिटी से जुड़े अगर फैसलों की बात करें, बहुत वो सेंसिटिव हो सकते हैं। तो अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन जो शुरुआती फैसले हैं वो असली दिशा तय करेंगे और जिस पर भारत लगातार नजर बनाए हुए। हाँ, क्योंकि एक चीज हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो बॉर्डर के एरिया है, कुछ बॉर्डर के एरियाज में जमात के ये चुनाव जो हुए, उस चुनाव में जमात ने जो सीट जीता है वो सीट के जो एमपी बने हैं वो उसी एरिया से भी काफी हैं।
तो उस सिलसिले में मेरे ख्याल से बॉर्डर एरिया को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर मैं इस चीज को देखूं तो एक तरह से एक रीजनल स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक मेरे ख्याल से भारत के तरफ से उसमें अग्रसर होना पड़ेगा, जिसके लिए मैं हमेशा ये बोलते जाऊंगा कि अभी भी एक तरह से एक वेट एंड वॉच पॉलिसी रखे। भले फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत के पहचान के हैं, एक तरह नवंबर महीने में आए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिले थे, सबसे मिले, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ये हमें ना भूलना है कि वो यूनिस के उस एडमिनिस्ट्रेशन का एक अंग थे, और यूनिस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंग होने का मतलब है एक तरह से भारत विरोधी जो भी कार्य किए गए हैं पिछले 1.5 सालों के अंदर, उसमें पूरी तरीके से ये लोग शामिल थे। बिल्कुल। Okay, so let's bring in our colleague Arjun Samar Mahindran for a fresh perspective on the whole matter. Arjun, to start off, can you shed some light on the overall political moment that this is for Bangladesh, and then also talk about some of the domestic issues and the governance of minorities that had played a big role in these elections. So, what are your opinions on this? First of all, a very good afternoon to you, all my other colleagues, panelists, and everyone tuning in, not only from India but also from Bangladesh. Sabhi darshako ko mera hardik namaskar. Vishal, to start off with, it's a historic day, nonetheless for Bangladesh. But one specific instance, एक दृश्य है जो मेरे ज़हन में अभी आता है, while Tariq Rahman took that oath. When he landed back in Bangladesh after 17 long years of exile, he stepped out of the aircraft barefoot. वो नंगे पैर aircraft से उतरे और एक historic gesture में he just picked up some soil, and that was followed by his first speech. He repurposed Martin Luther Jr.'s "I Have a Dream" speech to "I Have a Plan" speech. So I think all of that has really resonated for the exiled prince. So he's called. So Bangladesh also is seeing a very, very big monumental shift, as both Saurabh and Ayanjeet were rightly pointing out, from the fact कि जहाँ ceremony आज हमारा हुआ, जहाँ oath taking हुई, वो essentially that is also a shift from the tradition. क्योंकि जानकारों को, अयनजीत and Saurabh of course would know this, कि जो ये oath taking traditionally बांग्लादेश में होती थी, ढाका में होती थी, वो presidential palace में होती थी. Now as a shift from tradition, इस बार वो parliament के south grounds में हुई है, where our colleague Saurabh is of course reporting for. Now the overall moment जो विशाल आप पूछ रहे थे, this moment, as I was mentioning, from him picking up the sand to that Martin Luther King twisted speech. So it is not just a shift, but it's also charged with a lot of symbolism. There's a lot of symbols जो उन्होंने use करे, और जो symbols Bangladeshi public ने overwhelming majority से accept भी करे हैं. Now, as he takes charge at a very crucial time, rightly, as we've been discussing, when Bangladesh is not only navigating political recalibration, economic adversities, but also institutional unrest and reset. What my next question is, since Tariq Rahman had been talking about Bangladesh first as soon as he came in, so what does that exactly mean? Because he has not exactly signaled that there will be a big departure in tradition, there will be a total change of script, so to speak. What do you think is in his mind when he thinks about India? Because everybody seems to have this question as to what he will exactly do when it comes to foreign policy pertaining to India. What are your thoughts on that? Well, of course, I think for India, for New Delhi, it's, as Ayanjeet was clearly pointing out and mentioning, it's also an opportunity, but it comes with a certain amount of caution, like it should in the world of international diplomacy. You see, the Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla, is there. That also, Jaishankar, the External Affairs Minister, was there just a while ago. We also have the Foreign Secretary, Vikram Misri, who's accompanying the Speaker of the Lok Sabha. Now, that's a very big gesture from New Delhi. Meanwhile, attention in Delhi
as we see from this response, is not only measured, but it's also calibrated and watchful in a way. Now, for India, if you ask me, the relationship with Dhaka has not been transactional. It's been structural. Our people-to-people connects. Our geography. Bangladesh shares virtually, all of it border with India, and it's indispensable. You talk about connectivity, you talk about border management, you talk about trade flows, energy cooperation. So everything is deeply, intertwined between the two countries. Now, what India could potentially gain from a stable Dhaka, first of all, predictability. We've seen after Sheikh Hasina's sharing ouster, one of the largest borders with any country, which is Bangladesh. Yes. So I'll take that question to our guest, our esteemed guest, and try to get some answer from there as to what does he really think about the border situation, because that is one of the most contentious points. We've heard from the erstwhile leader of Bangladesh, Yunus, that he was really almost rabid about the whole situation. He said that the northeastern states belong to Bangladesh. He had really objectionable statements to talk about. And now that script seems to have changed. But what direction will that whole setup take? What are your thoughts on that? अयनजीत सिंह साहब, आप जवाब देंगे? Oh, yes. From that, I think from a border perspective, एक चीज हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से पिछले 1.5 साल के अंदर में एक तरह से जो बॉर्डर सिचुएशन रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच, one thing is very clear that despite all, there are certain areas which are unmanned. And remember, there were some reports of some Pakistani terrorists who had come inside Bangladesh and were trying to do something along the Indo-Bangladesh border, especially the unmanned sections and the ones in which there are hilly areas of the border are there, especially in the northeastern states. Now, from that perspective, I think our BSF and are doing a fabulous job. But at the same time, I think we need to be careful about this because Pakistan, during the time of Muhammad Yunus, उन्होंने एक काम बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान ने किया, वो है कि पिछले 18 महीने में बांग्लादेश के 64 जिलों में, उन 64 जिलों में अपने ISI के बंदे उन्होंने बिठा दिए हैं, जिसके फलस्वरूप इस समय जो अभी सिचुएशन है, the current situation, of course, Tariq has taken over and he will possibly take some steps, hopefully so, but we should not forget that we should always be, wary of the fact that something may happen. And of course, from a border point of view, we are always alert and we will be. But at the same time, there are reports which have come to several agencies within Bangladesh, and it has very clearly said that Pakistan will try a last stage situation which may try and do before Tariq settles in. तो ये जो अगला 1 महीना है, वो 1 महीना बहुत ही सजाग रहना पड़ेगा भारतीय फोर्सेस को, प्लस मेरे ख्याल से भारत सरकार को भी एक तरह से कि किसी तरीके से भी तारिक जो कह रहा है, क्योंकि हमेशा ये हम एक सेंटेंस में जरूर बोलूंगा कि एक तरह से बीएनपी एक ऐसा पार्टी था पिछले 25-20 साल पहले जो सामने से आपके साथ हाथ मिलाएगी और जैसे ही आप घर के बाहर जाएंगे तो बोलेंगे कि इन्होंने जो कहा इसका उल्टा कीजिए आप। बिल्कुल। तो ये जो बीएनपी हम 20 साल पहले के जानते हैं, अब उस बीएनपी में सच्ची मुच्ची कोई तब्दीली होगी या नहीं, ये देखना बाकी है। तो मेरे ख्याल से भारत को वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा टू सी एक्चुअली व्हाट कम्स आउट ऑफ द आफ्टर तारिक has taken over as the prime minister. बिल्कुल अयनजीत सिंह साहब, और इसी बात का भी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से पहले भी हमने देखा है कि भरोसा एक तरह से किया नहीं जा सकता है, क्योंकि बीएनपी का जो इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा विवादित रहा है। और अर्जुन, ऐसे में जो बात अयनजीत साहब कह रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में, भले ही वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, लेकिन काफ़ी करीब आए,
मोहम्मद यूनुस ने पूरी कोशिश की चीन से अपनी करीबियों को बढ़ाने की, और ये इंटीमेसी जो है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए लगातार चिंता का विषय बनी रही है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में इस बात पर नजर रहेगी कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कम से कम भारत के खिलाफ ना होने दिया जाए, और इसीलिए भारत सरकार बारीकी से वहां पर नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल अदिति, सही अयनजीत साहब ने ये मेंशन किया, बट मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, बट वो अपॉर्चुनिटी आती है कॉशन के साथ। And as a cautionary act, we saw our ex-PSF chief, Shri Daljit Singh ji. He was there, in the West Bengal, the North 24 Parganas district, along the border areas, going there and bolstering our soldiers, their morale. Now the second question comes to Yunus's regime, and I was mentioning the uncertainty, जो बहुत सारे ups and downs हमने अपने relations में देखे हैं हसीना उस्टर के बाद। यूनुस ने एक तो पहली बात सबसे जमात से शुरू हुआ, फिर पाकिस्तानी मिलिट्री फीट ऑन बांग्लादेशी सॉइल, बांग्लादेश की जमीन पे 1971 के बाद ये मोमेंट थी जब पाकिस्तानी मिलिट्री दस्ते, पाकिस्तान के जनरल्स वहां गए, हमने देखा वीडियोस आ रही थी। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी है कि अभी तक कोई ऑफिशियल करार पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ यूनिस के टर्म में तो नहीं हुआ है। और जो बांग्लादेश फर्स्ट अप्रोच है, और इवन जो पाकिस्तान के साथ अभी उनके जो रिलेशंस बनेंगे बीएनपी के साथ, अब जब तारिक रहमान ने शपथ ग्रहण कर ली है, so that they will definitely, I feel, be much more measured. They will be much more diplomatic than those again under interim leader Mohammad Yunus, because यहाँ हमें देखना है कि बहुत ही इंटेलिजेंटली जियोपॉलिटिक्स में ये गवर्नमेंट भारी मैंडेट के साथ आई है, तो एक भारी मैंडेट आपके साथ भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाता है, एंड गवर्नमेंट को सही चलने के लिए अपने रिलेशंस बीजिंग, दिल्ली और इस्लामाबाद तीनों से मेंटेन करने पड़ेंगे। आई लाइक टू गेट अयनजीत साहब हियर, व्हाट डज ही थिंक ऑफ इट, एंड डज ही थिंक कि BNP will be able to kind of maintain its relations or the geopolitical equation, arithmetic so to say, between Beijing, New Delhi and Islamabad, sir? Algorithmic perspective. Now, if I say from that one, I can say one thing, that initially what Tariq is going to do and what he has already said before that is that for him, it's not about India, Pakistan or China. It's about Bangladesh first. But it will be interesting to see which is the first country he visits after becoming the Prime Minister. And in all likelihood, it won't be India or Pakistan. We'll watch for the next, the other country that will, but it'll be close by to Bangladesh, no doubt on that. At the same time, I think interesting. If I may just come in there, equidistant kind yes, of relation, more of a balance, more of a equidistant relation, maintaining the strategic alignment. Yeah, please go ahead. Very interesting take. This Bangladesh first argument, being given by Tariq Rahman and leaders of his party time and over again. We've heard this phrase. I think the most used phrase in this election from BNP and its allies, and by analysts also are opining that Bangladesh first necessarily automatically does not imply distancing from any one country. Rather, it suggests a recalibration across foreign relations through the lens of national interest. That's also, what many analysts are opining, reading between the lines here. Thus, the arithmetic question of keeping some sort of a balance between these three, the two Asian giants in Pariah Pakistan, of course. Yes, so we've spoken about the foreign policy in detail. Let's, delve deeper into what the local politics would look like now, because there is some sort of a semblance as far as the local politics is concerned. There is a mandate on paper, but what next? Does that mandate mean this whole situation, the Bangladesh situation, which is one of the most violent situations in the world, that will calm down? What will be the next steps this government will take? So this question I pose to our esteemed guest Ayanjeet. Please delve deeper into this, and please help the viewers, make them understand as to what next is slated for the people in Bangladesh.
Thank you. Well, I think the first thing that I would say is in the last 3-4 days, what we have seen after BNP, of course, being the number one party there, but there were a few Awami League offices which were opened. Apparently, one was opened in the presence of a BNP MP, and after he won the election. And when he was asked why you let Awami League office open in your constituency, his reply was that I just don't want anybody to suffer in any manner. So, and apart from that, I think one thing is certain: they are maintaining more of a centrist right policy rather than an extreme right policy. मेरे ख्याल से ये चीज बांग्लादेश में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बांग्लादेश का हम 71 से लेके 2026 तक का हम पूरा चीज को पढ़ते हैं, तो एक चीज साफ तरीके से नजर आती है, वो है कि जहां तक सेंट्रिस्ट एक तरह से भले थोड़ा सा राइट की तरफ जाए, लेकिन अगर सेंट्रिस्ट का थोड़ा बहुत भी मनोभाव उनमें कोई उस पार्टी में हो, तो किसी ना किसी रूप में वो अपने हाथ से देश को जाने नहीं दे रहे, क्योंकि अगर जमात आज इलेक्शन जीत जाता तो यहाँ पे पूरी तरीके से शरीयत लॉ आ जाता। तो उस सिलसिले से आई थिंक मेरे ख्याल से व्हाट बीएनपी इज ट्राइंग टू डू इज टू बिल्ड at least some kind of trying to bring that semblance back which Yunus lost, because the time period of Yunus actually beat Bangladesh from all its aspects. So from that perspective, I think we are only going to hope that BNP is going to play the right part, at least get slowly maybe Awami League back into the picture. It may happen in due course of time, not immediately, बट आगे चल के मेरे ख्याल से हमको ये हो सकता है हमें देखने को मिले। एनजी साहब, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके मुद्दे को भारत ने बहुत जोर शोर से उठाया, जमकर उसकी आलोचना की और कहा है कि मोहम्मद यूनुस जब तक थे वहां पर कि उनको सख्त कदम उठाने चाहिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। अब तक जो चुनाव की प्रक्रिया रही, जिस तरह के भाषण तारिक रहमान के रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या इस मुद्दे को वो खोलेंगे, क्या इसमें वो जांच करेंगे, लोगों को सजा तक पहुंचाएंगे, ऐसी कोई उम्मीद की जा सकती है? हाँ, मेरे ख्याल से ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि तारिक रहमान जो जिस तरीके से उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेनिंग किया था, उसमें एक चीज उन्होंने साफ तरीके से जाहिर किया था कि ऐसा कोई माइनॉरिटीज के खिलाफ किसी भी तरीके से बांग्लादेश के अंदर और ज्यादा कोई जुल्म नहीं होने देंगे। लेकिन all depends on one promises meant to be, I mean they are meant to be there, but अगर वो उसको निभा नहीं पाए तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक हिंदू और अदर माइनॉरिटीज का सवाल है बांग्लादेश के अंदर, हम देख चुके हैं यूनिस के रजीम के अंदर किस तरीके से माइनॉरिटीज के खिलाफ स्टेप्स उठाए गए, और जो घटनाएं हुए माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, हिंदूज के अगेंस्ट में, मेरे ख्याल से उस चीज को अगर हम या उस चीज के संदर्भ में I would suggest that I would say that Tariq Rahman would definitely take some steps and try to bring some semblance back, because one of his ministers, one Hindu person out of the two who has got the ministerial berth, is a person whom I know personally. And when I had asked him the same kind of a question, that if you come to power and as and when you take over as a minister, what would be your first work that you would be doing apart from your what the position that you're holding for as far as the ministry is concerned? He had told me, well, I'll try and see if I can save whatever is left of the Hindus out here, because during the regime of he of course blamed Awami League and also blamed the Yunus administration simultaneously, saying that both were responsible, and BNP would definitely take all possible steps to make sure the minorities are taken care of and they are brought back into the mainstream. Because we should remember that several institutions in which minorities were removed during the time of Yunus regime, and they were kicked out of their offices. And we should not forget those pictures, those images, those videos, because and if we see from that perspective, I think
a lot of work remains for Tariq Rahman to do, and I think this will be one of the projects that definitely he's going to take up and possibly do something to make sure things don't go further wrong as far as minorities in Bangladesh are concerned. बिल्कुल। Okay, so we've talked about foreign policy, we've talked about the local policies. Let's also talk about the economic aspect of this whole scenario. We've talked about so many things. Let's look at the garment industry, which sort of funnels the whole Bangladesh economy. And the economy of Bangladesh has been in doldrums for the last few years. All the fresh updates indicate that it's only going down the drain. So what is the next chapter in that? If I can pose the question to Arjun, what he thinks about the whole situation as to the garment industry itself, because that employs at least 3 million people, more than that actually. So what do those people look at right now? Well, I mean, a very important point you raised there, but also, a monumental election. I feel that there's a larger picture here because, the Gen Z revolution, Yunus came riding in. Now we have the elections. So this was something I was about to, in fact, ask Mr. Sen there. Now, will these 100 days, of course, including economic stabilization, as Vishal was mentioning, which also has a lot to do with India, where again, Dhaka will need to sort of recalibrate and not follow in Yunus's path. According to the electorate now, to the popular mandate, massive victory, emphatic victory to say the least. What rather should be the government's first focus? Of course, apart from safeguarding minority rights, as you mentioned there, as Vishal is mentioning, should the government initially look out for economic stabilization, administrative reforms? We've seen the condition of the judiciary, the bureaucracy, also the security establishment in Dhaka, or just political reconciliation. And also, will the first initial 100 days are touted as a benchmark everywhere. So will the first 100 days, given the volatility in Dhaka that still exists, will they define the next 5 years, or even if the government survives for the next 5 years or not, Mr. Sen? बिल्कुल। सौरभ भी हमारे साथ हैं। अर्जुन, एक बार फिर से हम बांग्लादेश चलते हैं हमारे सहयोगी। अब मैं आऊंगी सर आपके पास, अयांजित सर आपके पास भी यहाँ पर। सौरभ के पास एक बार हम चलते हैं। सौरभ, मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन जाते जाते एक भारत को अनकंफर्टेबल करने वाला, एक असहज करने वाला बयान एक बार फिर से वो दे गए 7 सिस्टर्स को लेकर कि हमारा जो खुला समंदर है वो केवल बांग्लादेश के लिए ज्योग्राफिकल बॉर्डर नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो पूरा एक खुला दरवाज़ा है, ओपन डोर की तरह है। और 7 सिस्टर्स का जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं, जब वो चीन गए थे तब भी वो कर चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरह से वो कहते हैं कि बांग्लादेश उसका गार्जियन है, आगे जब अब तारिक रहमान जब उस सत्ता को संभाल रहे हैं, तो इस तरह के बयान कितना इम्पैक्ट जो है वो डालेंगे दोनों देशों के संबंधों पर? देखिए, जो बयान मोहम्मद यूनुस ने कल दिया बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट और 7 सिस्टर्स के बारे में, ये उनका पुराना बयान है। इसको लेकर भारत बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी तनाव हुआ है इस तरीके के बयान के वजह से। कल मोहम्मद यूनुस ने फिर से इस तरीके का बयान दिया, लेकिन आज की अगर आप डेवलपमेंट्स देखते हैं, 24 घंटे में कैसे राजनीति पलटते हैं ये देखिए। यूनुस का कल तक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था खलीलुर रहमान, डॉक्टर खलीलुर रहमान, और वो बहुत पुराने डिप्लोमेटिक सिस्टम के आदमी हैं, वो आज फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तारिक रहमान की कैबिनेट में उन्होंने कैबिनेट मंत्री का ओथ ले चुके हैं। शमा उबैद डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। खलीलुर रहमान जो है वो भारत के साथ उनका रिश्ता इतना ख़राब नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि नवंबर 2025 में अगर कोई सीनियर मेंबर यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के भारत आए हैं तो वो है खलीलुर रहमान। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जब हो रहा था नई दिल्ली में, खलीलुर रहमान आए थे। वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात भी हुआ था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के साथ मुलाकात हुआ था, उनका जो इंडियन काउंटर पार्ट है। तो एक तरीके से उनके लिए एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन ऑलरेडी है, नया शुरुआत नहीं है। तो एक
ये जो रीसेट की बात हम कर रहे हैं बांग्लादेश और भारत के रिश्ते में, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखिए किसको चुना गया है विदेश मंत्री के पद के लिए, और एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया है जो विदेश नीति जानते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स समझते हैं और विदेश नीति में काफ़ी सालों से काम कर चुके हैं, और भारत के साथ बांग्लादेश का क्या रिश्ता है वो भी वो अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसलिए उनका विदेश मंत्री होना एक बहुत अहम बात है। ये ज़रूर सरप्राइज चॉइस था। मैं आपको बता दूं, कल शाम तक किसी को पता नहीं चल रहा था कि खलीलुर रहमान बन सकते। कल शाम को पहली बात ये खबर आई कि शायद खलीलुर रहमान मंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन तब तक कंफर्मेशन नहीं था। आज सुबह जब लिस्ट ऐलान किया गया तब पता चला कि खलीलुर रहमान कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, और 24 घंटे में पूरे परिस्थिति बदल गए। और दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं आपको, कल तक तो इस बात को लेकर ज़रूर एक दुविधा था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल, जो यूनेस का सबसे बड़ा प्रयास है, उन्होंने ये जुलाई चार्टर उनका लेगेसी मानते हैं, लेकिन इसका लीगल बेसिस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करना है तो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे अगर कोई ओथ ले रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल का ओथ नहीं ले सकते। यूनुस का ये था कि नहीं ये होना चाहिए, लेकिन आज तारिक रहमान ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी और के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेगा। बांग्लादेश का विदेश नीति उनका सरकार खुद तय करेंगे जी। जो विदेश नीति जानते हैं, जो विदेश नीति को समझते हैं, जो विदेश नीति से परिचित है, वो तय करेंगे। और खलीलुर रहमान जैसे इंसान को इसलिए चुने गए हैं। हालांकि खलीलुर रहमान का भी कुछ पोजीशंस है जो शायद इंडिया को उतने आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ जो कम से कम बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात सौरभ आप यहाँ पर लेकर आए। Okay, so before we end this special coverage, we'll also delve, deeper into some of the other aspects that we've not touched so far. The first one, of course, is the student leaders that brought that revolution in Bangladesh. So at least, as far as I see the latest reports, at least 6 of them have been elected to the Bangladeshi Assembly. If I'm not wrong, Saurav, you can correct me there. But what are the reports saying there? What's the reaction, the local reaction? Because they were the ones that brought the biggest challenge in Bangladesh's history. Now that they are in the Bangladesh Assembly, what are their plans? What they plan to do? Are they aligning with someone now? Because we've heard in the past that they were aligning with Jamaat. What's happening to that alliance? So if Saurav, you can come in and throw some light on these questions. Well, let's be absolutely clear. The BNP has won a majority that's very much in its favor. It's a landslide majority. So the BNP already has a team in place. Tariq Rahman may have been away from the country, but he's no novice when it comes to Bangladeshi politics. He has been in the thick and thin of Bangladeshi politics in the past before he left the country. At that time, he was facing cases. The BNP has said it was political persecution. He went into political exile, came back just a month before the election, 25th of December, led his party to victory, has become the Prime Minister now. So he knows what has been going on in Bangladesh. He's someone who's made this point very clear, that the BNP government will not be bulldozed by anyone. It will not be remote controlled by anyone. It will, of course, decide independently. And that's the message. That's the very strong, subtle message that they're sending. Now, when it comes to the Constitutional Reform Council, the BNP is making it absolutely clear that they will implement the July Charter. There is no doubt on that. There is no going back on that. What they are saying is, you have a newly elected parliament. The newly elected parliament will decide how to implement it, not Muhammad Yunus's interim government, which was trying to, in a way, bulldoze this July Charter by enforcing this condition that Constitutional Reform Council members should take oath as members of parliament alongside, and of course should take oath as Constitutional Reform Council members. Now, the old constitution, based on which this swearing in is taking place,
does not have a provision. There is no legal basis. So obviously, Tariq Rahman making it clear, yes, we will implement the July Charter, but we will not do it under somebody else's instructions. Our parliament, which is now the democratically, legally elected, powered parliament, not an appointed interim government, will decide how to implement that July Charter and how to take Bangladesh forward. And this is a key thing. This is going to be an issue in Bangladesh's domestic politics in the days to come. There is no ambiguity that the BNP doesn't want to implement, the July Charter. They absolutely want to implement it, but they're also very clear how they are going to do it. And that is something that they made it very clear by today's snub to Mohammad Yunus, that nobody is going to dictate terms to the BNP government. Something that Tariq Rahman has articulated even on day one, when he said, Dilli noy, Pindi noy, noy onno kono desh, shobar age Bangladesh, which translates into not Pindi, not Delhi, not any other country, Bangladesh first. And that's, of course, something that he seems to be intent on doing right from day one with this snub to Mohammad Yunus. बिल्कुल सौरभ, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, हम इस बुलेटिन को अब यहाँ पर रैप करेंगे और बांग्लादेश पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। तो तारिक रहमान के लिए नया सफ़र चुनौतियों से भरा रहने वाला है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि देश की जो नाजुक और कमज़ोर अर्थव्यवस्था है वो फिर से वो स्थिर कर पाएंगे, कानून व्यवस्था बहाल कर पाएंगे और खासकर जिस तरह की धार्मिक हिंसा वहाँ पर हो रही है उसे रोकेंगे। भारत के साथ जो संबंध है उसे वो मजबूत करेंगे और पाकिस्तान और आईएसआई के प्रभाव को नियंत्रित करने, चीन के बढ़ते दखल को कम करने में क्या भूमिका उनकी रहने वाली है, उस पर भारत की नज़र लगातार बनी रहेगी। That's right. We are ending this special coverage with several questions that still need to be answered. The first one, of course, is will Tariq Rahman coming in mean that India will shift from strategic comfort to strategic competition? Will there be bonhomie between both the sides? These are some of the questions that we have discussed in detail, but we'll have to wait, as Arjun, our colleague, rightly mentioned, at least for 100 days to see what really goes on in Bangladesh. So thanks for watching this special coverage. अंजीत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।